Good afternoon, everyone. I hope now the concept of elasticity is pretty much clear to you guys. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिफॉर्मिंग फोर्स, जिसे बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं. देन यू अंडरस्टैंड स्ट्रेस, स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. बिल्कुल ठीक है. ये क्लियर किया कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होता है, मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होता है, मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशंस लाना उतना ही डिफिकल्ट होता है. एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो यू टुक एन आइडिया अबाउट यंग्स मॉडुलस एज वेल एज बल्क मॉडुलस यस्टरडे, है ना? यंग्स मॉडुलस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहता है, और बल्क मॉडुलस के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहता है. बल्क मॉडुलस के अंदर स्पेसिफिकली एक नेगेटिव साइन था जिसकी इंपॉर्टेंस आपको समझाई गई, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई दिस नॉर्मल फोर्स द वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो डेल्टा V itself will come out to be negative. तो उसकी वजह से बल्क मॉडुलस अल्टीमेटली कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, क्लियर है? सो एग्जैक्टली जहां से आपको कहा गया था वो शुरू करते हैं. यंग्स मॉडुलस के न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको बोला गया था. सो इफ यू हैव एनसीईआरटी, कैन ओपन इट अप. जो लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, if you have NCERT, can open it up. I'll show you some of the things here. Page number 235 पे टेबल गिवन है. सब्सटेंसेस, द यंग्स मॉडुलस, राइट, इलास्टिक लिमिट, टेंसाइल स्ट्रेंथ. मैं समझाऊंगा क्या होता है. पहले यंग्स मॉडुलस आप देखेंगे 10.9 की फॉर्म में गिवन है. एल्यूमिनियम के लिए 70 है, कॉपर के लिए 120 है. तो जस्ट थिंक, अगर कॉपर के लिए मैं 1.2 करने लगूं, देखिए ध्यान से सुनिए. कॉपर के लिए इसने बताया कि जो मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस है वो 120 इंटू 10.9 है. दैट मीन्स 1.2 इंटू 10.11. तो याद रखें, स्ट्रेस की यूनिट्स वही है जो प्रेशर वाली है. दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आई होप ये क्लियर है. इसी तरह से स्टील अगर देखते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 इंटू 10^11. तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि स्टील के लिए 2 इंटू 10^11 है और कॉपर के लिए 1.2 इंटू 10^11 है. आयरन इनके बीच में होता है. अरे पढ़ाने दो, हाँ मत हिलो ना. वो जैसे क्रिकेट खेलते हैं, सामने स्क्रीन हिल रही होती है, तो मत हिलो. तो यंग्स मॉडुलस आयरन का जो होता है वो कितना है? 1.9 इंटू 10^11. ध्यान दे अच्छे से. ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनके न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉपर, आयरन एंड स्टील. तो 1.2 ऐसा नहीं कि आपको याद रखना कंपलसरी है, बट यू शुड एटलीस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द पावर. 10^11 की फॉर्म में ये जाते हैं. 1.2, 1.9 एंड 2. और स्टील का ज्यादा होता है. ठीक है. साथ में ना बोन के लिए भी लिखा हुआ है. बोन का टेंसाइल अलग है, कंप्रेसिव अलग है. टेंसाइल 16 इंटू 10^9 है और कंप्रेसिव 9 इंटू 10^9 है. तो एक 1 मार्क क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है कि हमारी बोन का टेंसाइल और कंप्रेसिव यंग्स मॉडुलस सेम होता है, डिफरेंट होता है. So it is different. It is more for tensile, less for compressive. ये आप यहां से याद कर सकते हैं. ठीक है. Go for the numerical. 9.1 हो गया आपका. ठीक है, तो I won't talk about that. 9.2 यही कह रहे हैं ना? Yes sir. ठीक है. It says a copper wire of length 2.2 meter and steel wire. ये तो मैंने समझा दिया ना आपको. Steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 millimeter. देखो दोनों का डाया सेम है. Are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 mm. Obtain the load applied. अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपको लगेगा यंग्स मॉडुलस तो गिवन नहीं है. हाँ नहीं, यंग्स मॉडुलस की जरूरत तो पड़ेगी ना. यहाँ पे तो गिवन नहीं है. तो you'll find एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर यंग्स मॉडुलस गिवन नहीं होता. सो जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी, दे एक्सपेक्ट कि आप वहां टेबल से पिक करके इसे यूज कर लेंगे. दैट्स द ओनली थिंग. धनंजय, कल आपने ऑनलाइन क्लास की थी? हाँ, इतना ढीला यस क्यों बोल रहा है? यस. तो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? कुछ ध्यान है? कौन सा मॉडुलस पढ़ा था? ये मतलब मेरे लिए ये परेशानी होनी नहीं चाहिए. मेरा काम होना चाहिए समझा दिया. जिसको समझ नहीं आया उसको और अच्छे समझा दिया. परेशानी क्या चल रही है? पढ़ लो प्लीज, काइंडली रीड. पढ़ लीजिए प्लीज, पढ़ लीजिए. मतलब ये थोड़ी ना होता है यार पढ़ना पढ़ाना. थर्ड एंड इफेक्ट किताबें, भाग जाए यहाँ से. वैसे तो मुंबई जा रहा था, भाग जाए यहाँ से. ओह हेलो, ये क्या चक्कर है? एक दिन यहाँ एक दिन छुट्टी, फिर अगले दिन आओ तो फिर पूछो, है ना? किस दिन पारा ज्यादा ही हो जाएगा भाई, बता रहा हूँ, है ना? दिवाली में रोज मना देता हूँ इसी से.
सुने फिर ध्यान से, एंड डोंट यू डेयर टू टेल मी अगेन कि दिवाली इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूं। अभी क्लास के बाद रुकना, आपके पापा से बात करते हैं, वो बताएंगे दिवाली कितनी अच्छी चल रही है। 9.2 में देखे ध्यान से, यंग्स मॉडल्स फॉर कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों आप पिक कर सकते हैं। एंड लुक एट इट, कॉपर वायर ऑफ लेंथ, लेंथ गिवन है कॉपर की एज वेल एज स्टील की, डायमीटर गिवन है, नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, लेंथ भी आ गई, एरिया भी आ गया, राइट। यंग्स मॉडल्स भी आ गया और टोटल एलोंगेशन भी आ गई, और फाइन क्या करना है, लोड अप्लाइड। तो एग्जैक्टली यही मैंने कल आपको समझाया था, फिर से देख लो जिसका नहीं हुआ भाई। टोटल लोड, total extension is equal to extension in copper plus extension in aluminium। अब आपको बताया अलग से, ये समझो कि y जो होता है that is equal to f by a डेल्टा l by l होता है। आपको डेल्टा l चाहिए सेपरेटली, तो इन दोनों को इंटरचेंज किया था हमने। सो डेल्टा l becomes equal to f l by a y, ये उठा के यहां पुट करना था। लोड आप f कंसिडर कर लीजिए, वैसे लोड जो होता है इसे कोई वेट हैंग कर दिया, उसके लिए mg को लोड बोलते हैं। अभी मैं f लिख देता हूं, F इंटू एल लेंथ ऑफ कॉपर मेंशन्ड है, एरिया डायमीटर गिवन है, Y यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर आप टेबल से पिक करेंगे, अगेन F इंटू एल ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन A एंड Y ऑफ एल्यूमिनियम। सो दिस इज इट। अब इसमें आपके पास सिर्फ F नहीं है, बाकी सारी चीजें आपके पास है। तो जिसका भी डाउट हो प्लीज हैंड रेज करे कि क्या सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है आपको, या ये समझने में दिक्कत आ रही है। अब ये क्लियर हुआ है क्या? ठीक है। नेक्स्ट है वही ह्यूमन पिरामिड का क्वेश्चन है, ये हो गया? ह्यूमन पिरामिड का क्वेश्चन हो गया, किया आपने सर? कोई बात नहीं, एसएल में से करे, बहुत अच्छी चीज है, बट एनसीईआरटी को मिस नहीं करो, आज कर लेना जाके। आपका हो गया क्वेश्चन? और किसके साथ? तुषार हो गया? ठीक है। तो बस इसमें ना इंपॉर्टेंटली इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी ऊपर से टोटल लोड आएगा वो 2 लेग्स में डिवाइड होना है, तो आप उसको पहले हाफ करेंगे, उसके बाद 1 लेग के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहां भी शायद यंग्स मॉडुलस ना गिवन हो, वो आप टेबल से पिक कर लेंगे, बट अगर एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा तो वहां पे यंग्स मॉडुलस गिवन होगा, डोंट यू वरी अबाउट। ठीक है, चलिए फाइन। नेक्स्ट शेयर मॉडुलस आपने करना ही नहीं, बल्क मॉडुलस की बात करनी है सीधा। बल्क मॉडुलस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है ना, वो किसी डेप्थ के ऊपर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन डेंसिटी का क्वेश्चन होता है। तो ध्यान से करना मेरे साथ, लिखिए जरा। टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम of a spherical ball, fractional change in volume of a spherical ball taken to a depth of 10 meter inside water, depth of 10 meter inside water। ठीक है, साथ में लिख दीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ जी, पता है आपको डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 धनंजय, 1 इज इन सीजीएस, सो व्हेन यू से 1 दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 1। क्यों बोलते हैं 1? बिकॉज हर एक चीज की डेंसिटी वाटर के रिलेटिव ही डिफाइन की जाती है, तो वाटर की कितनी कंसीडर कर ली? 1। सो 1 इज द रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप सीजीएस यूनिट्स में डिफाइन करते हो तो इट बिकम्स 1 ग्राम पर सीसी, 1 एज इट इज ग्राम पर सीसी में जाता है। लेकिन अगर आप एसआई में जाते हैं तो वहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वाटर की एसआई डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो लिख दें डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डन। डेप्थ पता चल गई 10 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर पता चल गया। पूछा कि आपसे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अब बात बचती है बल्क मॉडुलस की, है ना। लिखिए जरा, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर लिख दीजिए 2.2 इंटू 10⁹, 2.2 10⁹ एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। होप इट्स क्लियर। सो द थिंग इज, वाटर के अंदर आप 10 मीटर डेप्थ पे जाते हैं और वहां पर ये स्फेरिकल बॉल है। इस स्फेरिकल बॉल का फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आपको फाइंड करना है।
and you have been provided with bulk modulus which is 2.2 into 10 power 9 ऐसा यूनिट मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. along with that और क्या गिवन है आपको? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. नॉर्मली ना जब वाटर का क्वेश्चन आएगा तो डेंसिटी मेंशन नहीं होगी, आपको खुद से पता होना चाहिए. वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी? 1. सीजीएस कितनी? 1 तो बोलोगे लेकिन यूनिट्स बोलनी पड़ेंगी साथ में. 1 ग्राम पर सीसी. और जैसे आप एसआई में जाते तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. गॉट इट? चलिए फाइन. अब सोचिए आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे पता चलेगा कि बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है? दो चीजें इंडिकेट करती हैं. तो बल्क मॉडुलस प्रोवाइडेड है, दूसरा आपसे डेल्टा वी बाई वी और डेंसिटी प्रेशर के बारे में डिस्कशन हो रहा है. प्रेशर कैसे? जब आप वाटर में किसी डेप्थ पे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है. अच्छा, आपने केमिस्ट्री में शायद फॉर्मूला यूज किया हुआ है. अगर एच डेप्थ पे जाओ तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है? कोई एच रो जी करके फॉर्मूला यूज किया आपने? नहीं. याद करो डायरेक्टली, बिकॉज हम आगे जाके पढ़ेंगे. अगर आप एच डेप्थ पे जाते हो तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है? एच रो जी. लिख दीजिए फटाफट, लिखिए लिखिए. इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है बिंदा. बार ये रहता है कि बच्चों से पूछूं तो बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे होते हैं कि उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, बट स्टिल अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं याद करने के लिए आपको बता देता हूं कि एच डेप्थ के ऊपर लिख दीजिए. इंक्रीज इन प्रेशर लिखा हमने. इट इज इक्वल टू एच रो जी. इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी. डन. ये डेल्टा पी आ गया आपके पास. बल्क मॉडुलस भी है, डेल्टा वी बाई वी फाइंड आउट करना है. तो लिखिए जरा, B इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी. B इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी. तो हमें डेल्टा वी बाई वी फाइंड आउट करना है. डेल्टा वी बाई वी बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय बी. ये इधर चला गया, बी डिनोमिनेटर में आ गया. ठीक है ना? पर क्लियर हो रहा है? सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय बी. डेल्टा पी कितना है? एच रो जी. सो दैट सिंपली एच रो जी बाय बी. न्यूमेरिकल में आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना? सो देखो, मैं हर बार आपको बोलता हूं कि मेरी मेजर ड्यूटी आपको ये समझाना है कि कोई क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और हाउ टू एग्जैक्टली प्रोसीड इन दैट क्वेश्चन. उसके साथ साथ मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जैसे यंग्स मॉडुलस में आई टॉक्ड अबाउट सर्टेन टाइप्स जिसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है. वैसे आज आपको बता रहा हूं बल्क मॉडुलस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. कि जैसे अभी तो मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर किया. दे मे टॉक अबाउट वाटर इटसेल्फ, कि 10 मीटर की डेप्थ पे जो वाटर होगा उसमें कितना कंप्रेशन आ जाएगा. राइट? तो एक ही पर्टिकुलर टाइप रहती है. कर लोगे सॉल्व? प्रेशर का फॉर्मूला क्या? हरप्रीत, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया? प्रेशर का फॉर्मूला इंक्रीज इन प्रेशर का. यार क्लास में है ना? है ना? खड़ी हो वहां से, जल्दी खड़ी हो, फटाफट खड़ी हो, जल्दी जल्दी जल्दी. फर्स्ट बेंच पे आ जाओ. देखो मतलब मेरी भी एक लिमिट होती है, मैं किसी बच्चे को कहीं तक पुश कर सकता हूं, उसके बाद कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर. राइट? सो आप भी अटेंटिव रह के क्लास में थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो. अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एचओजी किस चीज का फॉर्मूला आया? इंक्रीज इन प्रेशर. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर. मतलब ये किस लिए होता है कि वाटर सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. आप वहां से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पानी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो एच डेप्थ पे जाने के बाद टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी. तो समझिए कि एच रो जी सिर्फ चेंज इन प्रेशर है, इंक्रीज इन प्रेशर है. आई होप याद रहेगा आपको ये. जो भी लिक्विड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और किसी डेप्थ पे डिस्कशन होगा तो आप सीधा क्या यूज कर देंगे? एच रो जी. सो एच रो जी अपॉन बल्क मॉडुलस इज बी. ठीक है? एक टर्म और लिख लीजिए स्टार मार्क करके, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस. इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस is known as, inverse of bulk modulus is known as compressibility. known as compressibility. ठीक है? अब खुद सोचो, बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, आप ध्यान से सोच के आंसर करते जाना, बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा कोई चीज उतना इजीली कंप्रेस होगी या उतना मुश्किल होगा कंप्रेस करना? बल्क मॉडुलस ज्यादा होने पर किसी मटेरियल को कंप्रेस करना इजी होता है या टफ होता है? देखो, हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डिस्कशन किया, हमने यंग्स मॉडुलस का भी डिस्कशन किया, तो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करो ना. क्यों नहीं कर रहे हो आप? सोचिए,
जितना यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है किसी भी चीज में, शेप में, मतलब लेंथ में चेंज करना उतना इजी होता है, टफ होता है? टफ होता है। तो हर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए ऐसा ही है। थोड़ा सा लिंक करो, मतलब समझो इस बात को, जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा, चेंजेस करना उतना टफ होगा। ये यंग्स मॉडुलस के लिए भी वैलिड है, बल्क मॉडुलस के लिए भी वैलिड है, और शेप चेंजेस के लिए वैलिड है। गॉट दैट? तो फिर मेरा क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर करिए साथ साथ। भाई, ग्रेटर द बल्क मॉडुलस, राइट, वुड इट बी इजियर टू कंप्रेस एन ऑब्जेक्ट और डिफिकल्ट टू कंप्रेस इट? डिफिकल्ट टू कंप्रेस इट। बल्क मॉडुलस ज्यादा होने से कंप्रेस करना मुश्किल, तो कंप्रेसिबिलिटी कम। जितना कम कंप्रेस होगा उतनी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। जो चीज ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, जो कम कंप्रेस होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। तो सोचो अभी आपको क्या लिखवाया मैंने आपको लिखवाया कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। वही वही फिर से मैंने टेक्निकली समझाया आपको। बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा तो कंप्रेस करना मुश्किल होगा, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। दैट्स इट। क्लियर? तो क्वेश्चंस में कई बार ना वो डायरेक्टली आपको 1/बी प्रोवाइड करते हैं। उसमें कई स्टूडेंट्स को लगता है यार हमें तो बी चाहिए, तो वो बी फाइंड करते हैं वहां से। क्यों? देखो ध्यान से, डेल्टा बी बाई बी सॉल्व करना है, आपको तो चाहिए ही 1/बी, राइट? तो दीज आर सिंपल थिंग्स दैट वन शुड टेक केयर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी गिवन है तो आप उससे बी मत फाइंड करो, पहले चेक कर लो क्वेश्चन के अंदर, अगर 1/बी ही यूज करना है तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या भी क्लियर हो सबको? ओके, डन। चलो लवेश, फटाफट मुझे सुना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बल्क मॉडुलस? बोलते जाओ फटाफट, कोई बात नहीं। नहीं, खड़े हो जाओ जल्दी से। हाँ जी हर्षित, ये तो मैथमेटिकल हो गया ना, डिफाइन तो करो। ओके, मजा सा नहीं आया कुछ। हाँ जी, change in pressure upon change in pressure in per unit. बोलो पर यूनिट। So it should start with normal stress upon volumetric strain. नॉर्मल स्ट्रेस की बजाय आप हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं काम चलता ना। अब जैसे करो एग्जाम है, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि जो करवा रहा हूँ उसको पूरा कर लो, तो वो तो ढंग से करो, लिख के करो। क्या है लिख के कुछ? तो बेटा इसमें क्या दिक्कत थी बताओ ना, और लिखवाया भी है मैंने। यंग्स मॉडुलस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एंड बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दैट्स इट। तो नॉर्मल स्ट्रेस कम्स आउट टू बी डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब था जो आपने बाहर से फोर्सेस लगाई थी, उन फोर्सेस को सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया। दैट्स इट। सो नॉर्मल स्ट्रेस अपीयर्स एज चेंज इन प्रेशर। टाइप समझाया कि आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर नीचे लेके गए, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट हो गया, किसकी वजह से? हाइड्रो यानी वाटर की वजह से। तो दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बैठ जाओ। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, आप अब वो छोटे बच्चे नहीं हो नन्हे मुन्ने कि जिनको एक एक लाइन मैं लिखवाऊंगा अपने हाथ से। यू नीड टू ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड कि हम इतना सारा सिलेबस करना होता है, उसमें आई ट्राई टू रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन, बट आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ सर आपने 4 बार बता दिया, अब तो मुझे आपको बताना है। ये फीलिंग तो लेके आओ अपने अंदर, राइट? मतलब सी, आपका अपने पेरेंट्स के साथ बिहेवियर घर पे अलग रहता होगा कि उन्होंने 10 बार एक चीज बोली और आपने नहीं करी फिर भी, और फिर भी वो कहते हैं कि चल मैं उठा के रख देता हूँ। सी, लाइफ इज नॉट लाइक दैट। व्हेन यू गो आउटसाइड, 2 बार कोई काम किसी का नहीं करोगे, जॉब से निकाल के बाहर करेंगे। सो अभी आप उस लेवल पे आ चुके हो जहां पे आपको वाइज एनफ होना चाहिए अपने करियर को लेके। ठीक है, हर कोई करियर में कुछ ना कुछ तो करेगा, बट एक चीज तो अपने लिए स्पेसिफाई करोगे। कब तक ये सोचते रहोगे कि पेरेंट्स हमारा कहीं भी एडमिशन करवा देंगे, है ना? तो अगर पेरेंट्स ने आपको इस तरीके से पाला है तो उनका फेल्योर है। मतलब अगर आपके अंदर ये सोच बन गई है कि मैं जो मर्जी करूं, मेरे पेरेंट्स कहीं भी मेरा एडमिशन करवा देंगे, तो ये पेरेंट्स का फेल्योर है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा तो आगे जाके होगा। अभी भी टाइम है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू एंजॉय। उसमें दबा के एंजॉयमेंट करो, जो तुमने करना है वो करो, लेकिन हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। आप अगर ऐसे हैं तो आप, मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूं, अपने पेरेंट्स के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिल्कुल भी वो पूरी नहीं कर रहे हैं, 100% नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आर दे बाउंड टू डू दिस? आर दे लीगली बाउंड टू डू दिस? दे कैन थ्रो यू आउट एनी टाइम मैन। तो एक छोटी सी बात को समझिए आप कि फन के टाइम पे फन, लेकिन हर समय लापरवाही नहीं चल सकती।
अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं तो उसको कम से कम इतना तो करो कि सामने वाले के सामने तुम्हारी इज्जत रहे। हर रोज बेइज्जती करवाने वाले की तो भाई फिर तो बातें कुछ नहीं रह गई। आई ऑलवेज टेल यू आई वांट टू रिस्पेक्ट यू, मतलब आपको ये रहता है कि हाँ सर है नमस्ते कर दें, मैं भी चाहूंगा कि आप सामने आओ तो मैं पहले बोल दूं हेलो। सो व्हेन वुड इट हैपन? हमारा रिलेशन क्या है? सबसे पहला रिलेशन पढ़ाई से बनता है, बिहेवियर से बनता है। बिहेवियर कह देता हूं, चलो पढ़ाई छोड़ दो। ये तो बिहेवियर होता होगा कि एक चीज मैंने आपको 4 बार समझाई, अगली बार मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएंगे, ये तो बिहेवियर होता होगा ना। और अगर वही नहीं है तो फिर तो ठीक है, आपने पे किया है, आई एम जस्ट अ पपेट, आई एम डूइंग माय वर्क, यू कम एंड गो, दैट्स इट, डन। इट कैन नॉट बी दैट वे, एटलीस्ट इन माय क्लास। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं थोड़ा हार्श हो जाता हूं पनिशमेंट करने में एट टाइम्स, बिकॉज मैं मन से पढ़ाता हूं। इट्स नॉट दैट कि आए और काम करके चल पड़े। सो इसलिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और इस बार से जो टेस्ट होंगे थोड़ा सीरियसली लेना, मतलब ये चीज बियरेबल बिल्कुल नहीं रहेगी कि भाई 30 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल बियरेबल नहीं होगी। क्योंकि वो टेस्ट जो आता है वो एग्जैक्टली उसी पार्ट में से आता है जो आपको करवा रखा होता है, आता है। तो फिर इसका मतलब आप बिल्कुल ही पढ़ने को तैयार नहीं हो। ये चीज कह सकता हूं मैं भी, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि अब तो ये कहना ही नहीं मान रहा, पर मैं उस नेचर का नहीं हूं, मैं मनवाता हूं फिर। आ रहे हो समझ में? क्योंकि मुझे पता है कि तुम तो अभी ना समझो, बाद में तुम्हें समझ में आएगा कि यार उस बंदे ने सही बना दिया यार। कहते हैं बच्चे आके, देयर नंबर, एक लड़का है नेशनल लेवल पे पोएट है, एक लड़का है जो अपनी एल्बम्स बना रहा है, सॉन्ग्स बना रहा है, कंपोज करता है। वो जब मिलते हैं तो ये कहते हैं कि सर मतलब वो बातें अभी भी याद आती हैं जो आप क्लास में कहते थे, टू बी सीरियस एंड समवेयर इट हैज वर्कड। सो आई ऑलवेज से कि बोरिंग नहीं बनाना है। बोरिंग होना, समझ रहे हो, बोरिंग होना और लापरवाह होना ये दो अलग चीजें होती हैं। आप बोरिंग मत बनिए, जब खेलना है दबा के खेलो, जब मस्ती करनी है दबा के मस्ती करो, लेकिन अगर टाइम पे पढ़ नहीं रहे हो तो वो लापरवाही होती है। सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ ओनली, नॉट मी। मेरे पास तो इतने सारे बच्चों में से 150 में से कोई 10 बच्चे तो रिजल्ट देने वाले होंगे ही ना, तो मेरे को तो वही चलता रहता है। बट अगर 150 के 150 देने वाले हो तो फिर सोचो क्या होगा। सो दैट इज माई ड्यूटी आई एम डूइंग, एंड दैट टू इन अ फ्रेंडली वे इनिशियली फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद फिर क्रिटिकल हो जाएगा। तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, दिवाली के बाद जब हम मिलेंगे, अभी आपका कल से लेके और मंडे तक का ऑफ रहेगा, ट्यूसडे को हम मिलेंगे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे ये कि दिवाली जम के मनाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 दिन में तुम्हें 4 घंटे भी नहीं मिलेंगे फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो तुम्हारी नेग्लिजेंस है फिर, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन के पॉइंट से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या करना होता है। प्रेशर क्या होता है? एच रो जी, इंक्रीज इन प्रेशर होता है एच रो जी। उसे जब आप यूज करते हैं तो आप बल्क मॉडुलस के अंदर जो नॉर्मल स्ट्रेस था वो मिल जाता है आपको, बिकॉज दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट फोर्स अपॉन एरिया अपीयर्स एज चेंज इन प्रेशर। फिर ध्यान रखना, प्रेशर नहीं बोलना, चेंज इन प्रेशर बोलना। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। टू कैलकुलेट चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम अभी करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और स्कूल एग्जाम के लिए भी। To calculate change in density of water at a depth h, ठीक है, जब आप h डेप्थ पे चले जाएंगे तो वहां पर डेंसिटी कितनी हो जाएगी या चेंज इन डेंसिटी कितना हो जाएगा, ध्यान से समझते जाना। आई वुड लाइक कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए। सबसे पहले तो मुझे बताइए डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये मुझे सजेस्ट कर रहा है ये बात रखने के लिए कि लेट अस कंसीडर कि हम m मास की बात कर रहे हैं और उसका सरफेस पे वॉल्यूम कितना है? v। तो लिखो पहले, लेट अस कंसीडर कैपिटल M mass of water, let us consider capital M mass of water such that rho is equal to m by v, rho is equal to m by v। डन, ये आपने डेंसिटी डिफाइन कर दी। हम क्या चाहते हैं? h डेप्थ पे जाके डेंसिटी डिफाइन करना चाहते हैं, लिख दीजिए एट ए डेप्थ h, at a depth h, let the volume be v dash, that is v plus delta v। हम यहां पे चेंज इन वॉल्यूम को लेके यूज कर रहे हैं, क्योंकि बल्क मॉडुलस के एक्सप्रेशन में आपने डिक्रीज नहीं लिखा था, आपने क्या लिखा था? चेंज। तो मैं यहां पे डेल्टा वी क्या कंसीडर कर रहा हूं? चेंज इन वॉल्यूम। लिख दीजिए वेयर डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम,
for this mass, change in volume for this mass, right? So new density rho dash becomes equal to m by v plus डेल्टा v। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपको पता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सबको पता है। मैंने सिर्फ एक चीज ऐड ऑन कर दी कि वहां जाएंगे तो क्या कंसीडर करो, वॉल्यूम का चेंज कंसीडर कर लो। सो आपने लिख दिया नई डेंसिटी क्या बन गई, मास अपॉन वी प्लस डेल्टा वी। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे कौन सी चीज रोल प्ले कर रही है जिसकी वजह से ये हुआ, वाटर का कंप्रेशन हुआ होगा। अच्छा कंप्रेशन हुआ यानी ये तो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। कंप्रेशन मतलब इलास्टिसिटी। अब कौन सी इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी। दैट मींस आई शुड बी टॉकिंग अबाउट बल्क मॉड्यूलस, दैट्स इट। सो लिखिए जरा, बाय द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस B is equal to, by the definition of bulk modulus B is equal to क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V, राइट। यहां से आप डेल्टा V फाइंड कर लीजिए। सो डेल्टा V फ्रॉम हियर बिकम्स इक्वल टू, करना क्या है, सिर्फ डेल्टा V और B को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को। सो डेल्टा V बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P अपॉन B बाय V। V को ऊपर है जाऊं न्यूमरेटर में, यहां चला जाएगा। सो दिस इज इट, राइट। Now put it here, rho dash becomes equal to m by v plus delta v. So v अब यहां ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन है, डेल्टा p बाय b इंटू v। देखते जाए, डेल्टा p बाय b इंटू v। अब यहां से v कॉमन आ जाएगा, रो डैश इज इक्वल टू m बाय v इंटू 1 माइनस डेल्टा p बाय b। m बाय v क्या था, दिस वाज डेंसिटी। So rho dash becomes equal to initial density upon 1 minus delta P by B। तो ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन ये होता है। यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं डायरेक्टली, रो डैश इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस डेल्टा P बाय B। लेकिन ये कब याद होगा, ऐसे रट्टे लगाने से नहीं, जब इसको 4 बार सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या किया हमने, m मास कंसीडर किया, उसका वॉल्यूम V था, डेंसिटी बिकम्स m बाय V। जो बोल सकते हैं मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, डेंसिटी बिकम्स इक्वल टू m बाय V। नाउ वी कंसीडर कि एक डेप्थ h के ऊपर वॉल्यूम कितना हो गया, V प्लस डेल्टा V। why am I using प्लस, जबकि हमें पता है कि वॉल्यूम डिक्रीज करता है, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग इट टू बी चेंज, हम इसे चेंज कंसीडर कर रहे हैं। सो V प्लस डेल्टा V डाल दिया। अब इस चेंज को कैलकुलेट कहां से करूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन, so that should be related to elasticity and volume compression should be related to bulk modulus, that's why we go to B is equal to minus delta P upon delta V by V। यहां से आपने डेल्टा V फाइंड कर लिया और उठा के यहां पे पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में V कॉमन चला गया, m by V रो बन गया, रो अपॉन 1 minus delta V by V। अब सोचो जैसे मैंने अभी करवाया, अगर ऐसे आप क्लियर है, चलिए फाइन। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके रो डैश निकाल सकते हो, क्योंकि रो तो आपको पता है, और फिर चेंज फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, रो डैश माइनस रो कर दोगे, दैट इज इट। तो एक तरीका तो ये है। आपको पता है डेल्टा पी किसके इक्वल आ जाएगा, एच रो जी। अभी डिस्कस किया था कि इंक्रीज इन प्रेशर क्या बन जाता है, एच रो जी। सो 1 माइनस एच रो जी बाय बी। और फिर यहाँ 1 बाय बी यूजुअली गिवन होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, यानी कंप्रेसिबिलिटी गिवन होती है। सो दैट मेक्स द क्वेश्चन अ लिटिल इजियर फॉर यू। फाइन, चलिए ठीक है। अब मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, एनसीईआरटी में शायद सोल्ड एग्जांपल ही है ना, या तो एनसीईआरटी में ये सोल्ड एग्जांपल है या फिर ये एसएल के अंदर सोल्ड है। वहां पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना एम कंसीडर करने की बजाय सपोज 1 किलोग्राम मास कंसीडर कर लिया। ध्यान से सुनते जाना, 1 किलोग्राम मास कंसीडर कर लिया, डेंसिटी आपको पता थी, आपने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। एक बार कंफर्टेबल होके चलें, हमें क्या चीज थी, डेंसिटी पता थी, अपनी तरफ से हमने एक मास कंसीडर किया 1 किलोग्राम और उसका वॉल्यूम निकाल लिया, आ गया वॉल्यूम। अब क्या किया, उस डेप्थ पे जाके हमने यहां से सीधा चेंज इन वॉल्यूम निकाला, क्योंकि डेल्टा पी कितना होता है, एच रो जी। बल्क मॉडुलस भी पता है, एच रो जी भी पता है, वॉल्यूम भी पता लग गया, डेल्टा भी निकल जाएगा। डेल्टा भी निकल गया तो अब आप फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वी प्लस डेल्टा वी। और नई डेंसिटी कैसे निकल जाएगी, 1 किलोग्राम अपॉन नई वाला वॉल्यूम। ठीक है, ये आपकी बुक्स में गिवन है, आप चाहे तो वहां से कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मेरे साथ यहां देखते जाइए। आपने लेट कर लिया कि मास कितना है, 1 किलोग्राम, डेंसिटी ऑलरेडी पता है आपको 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उसमें वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम क्या होगा,
मास अपॉन डेंसिटी। देखो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। सो मास अपॉन डेंसिटी करके आपने सॉल्व कर दिया 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट? ये वॉल्यूम बन गया। अब आपको जाना था एच डेप्थ पे, तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? बोलते जाए, प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? एच रो जी। बल्क मॉडुलस आपको गिवन है, आप डेल्टा वी फाइंड करना चाहते हैं, तो जस्ट इसको ध्यान से देखो, डेल्टा वी बिकम्स इक्वल टू दिस, ये तो कर सकते हैं आराम से। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ एच रो जी अपॉन बी इंटू ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम यहां पे आ जाएगा 10⁻3। अब बताओ, सारी चीजें पता है, डेल्टा वी निकल जाएगा। एक बार डेल्टा वी फाइंड हो गया विच इज नेगेटिव, तो आप वी डैश निकाल सकते हैं। वी डैश क्या बनेगा? वी प्लस डेल्टा वी, वैल्यू पुट कर देना। आगे समझे? अब देखो मास तो वही रहा ना भाई, जैसे कपड़ा होता है श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करता है तो वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन मास तो उतना ही रहता है। सो यहाँ पे फिर आप नई डेंसिटी जब फाइंड करेंगे तो वही मास अपॉन नया वॉल्यूम, दैट्स इट। तो एक तरीका ये है क्वेश्चन को करने, और एक ये है जनरलाइज करने का, जिसमें वैल्यूज पुट कर करके एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। सो कंपटीशन वालों को तो ये बिल्कुल टिप्स से होना ही चाहिए हर हाल में। स्कूल के पढ़ने से करने वाले इस मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ देखने से नहीं हुआ। until unless you attempt the numerical twice or thrice, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है? मतलब मैं एट टाइम्स अपनी 11th याद करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं तो सुपर था और टीचर ने एक बार करवा दे तो मैं कर देता था, है ना? पहले एग्जाम में मेरा अंडा आया था, 0 आई थी पहले एग्जाम में, पर ऐसा नहीं था कि दिमाग नहीं चलता था, दिमाग आपका भी चलता है। मैं एक चीज आपको यहाँ क्लियर करूं, मैं फेसेस जब देखता हूं तो क्या मेकआउट कर पाता हूं एट टाइम्स कि आप क्लास में तो हैं पर एट द बैक ऑफ माइंड कुछ और चल रहा है। सिर्फ एक उस हैबिट से बाहर आना है आपने, सिर्फ उस हैबिट से। द टाइम यू आर इन माई क्लास, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड। आपके यहाँ बैठने से कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, आपका क्लास में ध्यान देने से काफी कुछ चेंज हो पा रहा है। हमारा रिलेशनशिप, फिजिक्स से आपका रिलेशनशिप, और आपकी क्लास में रिस्पेक्ट, ठीक है ना? चलो, सबको अच्छी लगती है ना रिस्पेक्ट? तो नहीं लगती? लगती है अच्छी? लगनी चाहिए। जब तक आपको अपनी रिस्पेक्ट अच्छी नहीं लगती तब तक आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड ही नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है सर जी? चलो, अब ये 9.5 एग्जांपल है, इसमें क्या लिखा हुआ था? एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, 3 किलोमीटर है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशन गिवन दैट द बल्क मॉडुलस इज दिस। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो भी आप इतना तो मेकआउट कर पाओगे कि क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड था, है ना? मैं आपसे पूछ नहीं रहा, चलो बता रहा हूं फिर से। क्या था? इंडियन ओशन की डेप्थ कितनी? 3 किलोमीटर, यानी एच मिल गया। अब एकदम से दिमाग चलना चाहिए, अच्छा यार एच मिल गया, अभी इतनी देर से बातें चल रही है, एच रोज ही सॉल्व कर दिया, यानी चेंज इन प्रेशर आ गया मेरे पास। और बल्क मॉडुलस गिवन है और डेल्टा वी बाई वी फाइंड करने के लिए बोल रखा है, हो गया क्वेश्चन। डेल्टा वी बाई वी इधर आ जाएगा, बी इधर चला जाएगा, दैट्स माइनस डेल्टा वी बाय बी। दिस इज व्हाट आई मीन। और मैं आपको फिर कहूं, कई बार ऐसा देखा मैंने, जब हम 2-3 क्लासेस इस फ्लो में करते हैं, आपका रिस्पॉन्स आ रहा होता है, बट फिर नेक्स्ट डे जब आप आते हो तो एकदम ब्लैंक होते हैं। कारण बिल्कुल हर रोज की दिवाली हो जाती है तुम्हारी यार। मतलब मैं ये बोलता हूँ, जैसे मैंने अभी बात करी ना, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं होना चाहिए कि चीजों को खराब करना है। लाइट लेना और खराब करना अलग चीज होती है। मेरी नेचर ही ऐसी, मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स हंसी मजाक से पढ़ी जाए, मतलब हर टाइम पे मुझे डांटना पड़े और अननेसेसरी आपको प्रेशराइज करना पड़े, वो बोरिंग बनाता है और मुझे खड़ूस। सो आई डोंट वांट ईदर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 240 पे एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर गिवन है। ये मेरी तरफ से होमवर्क है कि आपने सारा पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक सारा पढ़ना, क्या याद करना है। आई विल ब्रीफ द थिंग्स, राइट? और जो नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे उसमें सारा गिवन है। हाँ, उसमें से कर लेना, एक ही बात है, उसमें ऑलमोस्ट ये सब लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या एप्लीकेशंस है इलास्टिसिटी की। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज, आप में से कभी किसी ने अपने आसपास बनते हुए घर को ध्यान से देखा है, या आपके सामने आपका घर बना हो? जब घर बनाया जाता है तो जो मटेरियल पिक किए जाते हैं ना, वो मटेरियल लगभग एक जैसी इलास्टिसिटी के होते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनना। आपको जो चीजें मिक्सअप करनी है ना, अगर उनका इलास्टिक बिहेवियर, उनका थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है, मैं मतलब उसमें दोनों चीजें ऐड ऑन कर रहा हूं, इलास्टिक बिहेवियर और थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन समझते हो? किसी चीज को हीटअप करोगे तो फूल जाती है, राइट? एक्सपैंड हो जाती है। और अगर क्या करेंगे, टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, सर्दियों में जैसे होता है, तो वो कंप्रेस हो जाती है। आपने देखा बहुत सारे घरों में जो फ्रंट होता है, वहां फ्रंट पे ऐसे दरारें सी पड़ जाती है ना? उसके दो कारण होते हैं। एक तो होता है कि एयर जो अंदर ट्रैप हो गई है ना, वो एयर अपना रास्ता बना के बाहर निकलती है, तो वो तब होता है जब बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम किया गया हो।
तो आराम से टाइम देना चाहिए उसे और पूरा फ्री होने देना चाहिए। दूसरा क्या होता है, आपने वहां पे लेंटर डाला होता है, लेंटर के अंदर कंकर पत्थर टाइप चीजें भी होती हैं, है ना, और सरिया भी होता है। तो अगर उन चीजों के थर्मल एक्सपेंशन में बहुत डिफरेंस होगा, राइट, इलास्टिक बिहेवियर में डिफरेंस होगा, तो आप देखेंगे एक ज्यादा एक्सपैंड हो गया, एक कम एक्सपैंड हुआ, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, क्रैक्स पड़ जाएंगे। आ रही बातें समझ में आपको? सो जो मटेरियल्स पिक किए जाते हैं उनके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सारी चीजों की। अब मैं आपको एग्जैक्टली एक सिंपल एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। सपोज कीजिए यू हैव बीन असाइन्ड विद अ जॉब कि आपको एक दो तीन तरह की रोप्स पड़ी हैं, उनमें से कोई एक ऑप्ट करनी है, ऑप्ट करनी है और ऑप्टिमाइज करनी है, मतलब कम से कम पैसा खर्चना है और जो लोड उठाना था वो विदाउट ब्रेकेज ऑफ द रोप उठ जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास पतली वाली रोप होगी, उससे थोड़ी मोटी रोप होगी और उससे मोटी रोप होगी, राइट। इधर जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। विच वन टू बी पिक्ड अप? आप सिंपली इसके नीचे वेट हैंग करना चाहते हैं, उस वेट की वजह से ये टूटनी नहीं चाहिए। तो यहां पे जो टर्म आती है वो क्या है, ध्यान से सुनना, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है। जैसे कल हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, किसी बच्चे ने दोबारा ही पूछा था कि सर ये आपने कैसे कहा कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया था कि यंग्स मॉडुलस मतलब आप इतना कॉपर कंसिडर करो या इतना कॉपर कंसिडर करो, इन दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस सेम होगा, बिकॉज वो लेंथ की प्रॉपर्टी नहीं है, लेंथ से चेंज नहीं होता, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब आपने कॉपर उठाया तो हर एक कॉपर मटेरियल का यंग्स मॉडुलस सेम होने वाला है। क्लियर हुआ है? तो ऐसे ही यहां पे देखना, इन तीनों वायर्स को अगर आपने सेम मटेरियल से बनाया है तो इनका ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर। अब आप उसे जितना ब्रॉड बनाएंगे, मतलब स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या बनेगा, सोच के देखो जरा। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा? फोर्स, राइट। आपने एक रस्सी ली, उसको तोड़ेगी फोर्स, किस चीज की फोर्स? इसका वेट। अब तो समझ सकते हैं। जैसे आप ही ये काम कर रहे हैं कि तीन तरह की रोप है, देखना यार कौन सी ऑप्टिमाइज की जा सकती है। तो mg नीचे लगेगा और इसका एरिया चूज कर ले, पाई आर स्क्वायर। mg बाय पाई आर स्क्वायर अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम है तो काम चल जाएगा। अगर mg बाय पाई आर स्क्वायर में ब्रेकिंग स्ट्रेस एक्सीड कर दिया तो पक्का तोड़ देगा इसको। क्लियर हुआ? सो हर मटेरियल का क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। और अगर आप ब्रेकिंग स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, किस चीज का एरिया? देखिए जैसे ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगी? ब्रेकिंग फोर्स। अब एक और तरीके से बात करता हूं, इतना तो आप सभी जानते हो ना कि पतली वायर कम लोड उठा पाएगी और उसी मेटल की मोटी वायर ज्यादा लोड उठा पाएगी, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय ब्रेकिंग स्ट्रेस मेक्स लार्जर फोर्स अगर आपने उसे थिक कर दिया तो। दैट्स इट। तो इस तरह की जो चीजें ये इलास्टिसिटी की एप्लीकेशंस में काउंट होती है। आई होप आप लोगों को भी क्लियर हुआ कि अगर मुझे एक प्रॉपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर पिक करनी है तो मैं कहां से शुरू करूंगा? आई विल स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिव्स मी द ब्रेकिंग लोड। अब उसमें पता है क्या करते हैं, जितना जितना लोड लगाने से ये टूट सकती है उसका 10% ही लोड अटैच किया जाता है। 10%। सोचो अगर 100 न्यूटन उठा सकता है तो सिर्फ 10 न्यूटन तक ही अलाउ किया जाता है। रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि आप एक ही बार अटैच करेंगे और ऐसा भी नहीं कि हर कोई उसको बड़े आराम से अटैच करवा देगा, ऐसे झटका भी लग सकता है। गॉट दैट? तो पूरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। तो इजी करता हूं बिल्कुल। अगर हम मटेरियल की इलास्टिसिटी को ध्यान में रख के रोप की थिकनेस चूज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूज्ड क्या होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी इक्वल टू लोड, शुड बी इक्वल टू लोड। रादर बहुत ही सही तरीके से जाएंगे तो सिर्फ 10% ऑफ दैट लोड जो आपने कैलकुलेट किया। डन, फाइन। अब एक और एग्जांपल की हेल्प से मुझे बताना जरा, ये जैसे स्केल होता है हमारे पास, स्केल है, ये स्केल जितना ज्यादा लेंथ में बढ़ा देते हैं उतना सेंटर से बेंड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है? आई विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट। पॉसिबिलिटी ऑफ बेंडिंग इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो सोचिए छतों में बीम्स डली होती हैं, अभी तो सीमेंटेड होती हैं जिनमें सरिये होते हैं बीच में, राइट। तो सरिये का एग्जांपल ले लो, जितना लंबा सरिया यूज करोगे उसके बेंड होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। गॉट दैट? ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पैरामीटर डिस्कस करते हैं, उसकी ब्रेड्थ। देख पा रहे हैं? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ बढ़ा देने से
बेंडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ऑब्वियसली। एक वायर है तो ज्यादा बेंड करेगी, जितना उसको ब्रॉड करते जाओगे उतनी बेंडिंग पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। हुआ क्लियर? अब तीसरा पैरामीटर, उसकी थिकनेस। एक तो विड्थ हो गई और एक लेंथ हो गई, अब थिकनेस। जितना मोटा बनाएंगे उतना पॉसिबिलिटी ऑफ बेंडिंग कम हो जाएगी। बिल्कुल से देखो, सारी चीजें आपको पता है। सो लेंथ ज्यादा होने से बेंडिंग ज्यादा होगी, ब्रेड्थ ज्यादा होने से बेंडिंग कम होगी, और विड्थ ज्यादा होने से, सॉरी थिकनेस ज्यादा होने से भी बेंडिंग कम होगी। यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने से, सोच लो आराम से, यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने से, सोचो भी इस क्लास में मेरा एक तीसरी चौथी बार डिस्कशन है आज ही की क्लास में कि अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है तो चेंजेस इजीली होते हैं या मुश्किल से होते हैं? तो फिर उसको याद रखो, अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो बेंडिंग कम होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बेंडिंग कम होगी, इट विल बी लेसर। सो इसी के ऊपर नेक्स्ट पार्ट होता है पेज नंबर 240 के ऊपर ये वाला डायग्राम मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, ये वाला डायग्राम सभी के पास होगा, ये बेंडिंग को लेके है, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे, हम डेप्थ कितना बेंड हो गया वो फाइंड करना चाहते हैं, दैट कम्स आउट टू बी WL³ अपॉन 4YBD³। इसको तो क्रैम ही कर लीजिए आप, क्योंकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। WL³ अपॉन 4YBD³ क्या था ये? अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रिप कंसीडर करता हूं तो स्ट्रिप कुछ बेंड करेगी नीचे की तरफ, वो बेंडिंग मुझे कंसीडर करना था। सो दिस इज द बेंडिंग, और उसका एक्सप्रेशन हमने यहां पे डाल दिया। जितना मैंने आपसे डिस्कशन किया उसे देखते हैं, क्या वो यहां पे वैलिड है? वेट जितना ज्यादा सेंटर में हैंग करेंगे उतना ये बेंड ज्यादा करेगा, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना बेंड ज्यादा करेगा, जितना यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उतना बेंड कम करेगा, जितना ब्रेड्थ ज्यादा होगी बेंड कम करेगा, डेप्थ ज्यादा होगी बेंड कम करेगा। इसलिए याद रखना आसान है। क्या आ गया? WL³ अपॉन 4YBD³। तो ये तो मैं ये समझा रहा, देखो D का क्यूब आ गया। आप जितना ज्यादा इसे मोटा बना देंगे उतना इसका बेंडिंग कम होगी। यानी हम तो सेफ हो जाए, मोटे मोटे बीम डाल दें बना के, जितने मोटे बीम बनाएंगे उतना उसकी बेंडिंग पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इसका अपना जो वेट है वो भी तो इसको बेंड करवा सकता है। भारी चीज अपनी वेट से नहीं बेंड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बकलिंग। यहां से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो बीम बनाए जाते हैं उन बीम्स की शेप कैसी होनी चाहिए ताकि वो वेट भी बियर कर पाए और इजीली बेंड भी ना करें। तो उस शेप को बनाया जाता है आई शेप। क्रॉस सेक्शन जो होता है, मतलब ऐसे इसके पीछे पूरी बीम है, तो इसे एक्चुअली ये शेप ना देकर इस तरह की शेप दी जाती है। देखिए आई शेप, दिस इज आई शेप। इस आई शेप में क्या किया, जितना ये विड्थ दिखाई दे रही थी ना आपको, ब्रेड्थ या विड्थ, वो कंप्लीट हमने कंसिडर कर, लेकिन सेंट्रल पार्ट में से काफी सारा मटेरियल कट आउट कर दिया। देखिए काफी सारा मटेरियल कट आउट कर दिया, इससे बीम का खुद का वेट कंपैरेटिवली कम हो गया। सो मेंटेनिंग द सरफेस एरिया वी हैव डिक्रीज्ड द वेट ऑफ द बीम, जिससे कि इसकी बकलिंग नहीं होगी। तो जो बीम्स यूज किए जाते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में, यू सी मोस्ट ऑफ दीज आर आई शेप्ड। वो यहां से क्लियर हो जाएगा, कर पाएंगे? सो ये इसमें एक्सप्लेन्ड है सारे का सारा। आई होप आप लोग भी समझ पाए। मैं यहां से फिर से आपको क्लियर कर दूं, दिस इज ऑन दिस पेज, ये पूरा शो करके, और नीचे तक देखो आई शेप बीम तक का कंप्लीट दिखा रखा है, नोट्स में सारा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, वो रीड करके उसका सिर्फ क्रक्स लिखना है, नोट सर से लेते जाना, कोई इशू। अगर एक बार हटा के बोल दो, ऐसे होगा ना, देखो यहां पे वेट डलना है, वेट यूजुअली सेंट्रल पार्ट पे डलता होता है, लेकिन जब यहां पे कुछ रखोगे तो इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो मटेरियल के वहां पे खराब होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट, विड्थ बढ़ जाती है, जिससे कि बेंडिंग कम हो पाती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली क्या है, इधर देखना सभी ध्यान से। जैसे ये आपको दिख रही है ना कंप्लीट, इसको अगर यहां से बीच से मोटा करना हो ऐसे, तो जो ये वाला सेक्शन आपको दिखाई देगा, ये सेक्शन ऐसा दिखेगा। क्लियर? सो विड्थ मेंटेन कर ली, डेप्थ मेंटेन कर ली, और वेट भी कम कर दिया, जिससे कि बकलिंग कम हो गई। यहां पे नहीं दिखाई देंगे आपको, मतलब मुझे याद है कि मैं अपने जब मैटरनल हाउस जाता था तो वहां पे जो पुराने टाइम के कड़ियां बोलते थे उनको, अगर किसी ने देखी हो,
ठीक है ना। तो जो कड़ियां होती हैं वो जो लोहे वाली बनी होती हैं, उस टाइम तो लोहे की बनती थी, तो वो एग्जैक्टली इसी शेप की होती है। और अगर आया सुनने क्यों होती है, सोचो इतने टाइम से हमको सारी बातें पता है। और जिसने वो नहीं देखी उसके लिए एक चीज और बता देता हूं, आपने रेलवे ट्रैक देखा है? रेलवे ट्रैक, क्या उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है? अगर नहीं देखा तो मतलब गलत काम के लिए तो मत जाना, वैसे चले जाना देखने के लिए कि रेलवे ट्रैक पे, ये तो आप नेट पे भी देख सकते हो, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे लाइन, राइट, उसमें आपको ऐसा ही दिखाई देगा। सोचो क्यों बनाते हैं? मटेरियल तो हर कोई बचाना ही चाहेगा, लेकिन जितना आप उसको भारी बनाएंगे उतना वो भी तो नीचे प्रेशर बढ़ाएगा ना। सो आप उसका वेट कम करना चाहते हैं विदाउट इट्स बेंडिंग, वेट बियरिंग एबिलिटी बढ़ानी है विदाउट इट्स बेंड और वेट। क्लियर हो गया बच्चे से? एग्जांपल मिल गया आपको, कड़ियों वाला एग्जांपल समझ में आ गया, तो इससे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चैप्टर जरूर छोटा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो वायर की स्ट्रेचिंग वाला पार्ट है, देख लीजिए ऐसा एक ग्राफ है, अगर आपके स्कूल में करवाया जाए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा फिर। ठीक है, तो मेजर पार्ट इसका मैंने कवर अप कर दिया। ट्यूसडे को जब मिलेंगे तो एक 10-15 मिनट का डिस्कशन और इस पर कर दूंगा, तब तक आप पूरा रिवाइज करके आइएगा। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, तो जाने से पहले मैं आपसे कुछ और डिस्कशन कर सकता हूं, जो हम स्टार्ट करेंगे पर्व से। पर्व देखो, दिवाली भी एक पर्व है और ये भी एक पर्व है, तो पर्व आपके पॉइंट व्यू से हाउ शुड दिवाली बी सेलिब्रेटेड? आप हमारे आज के वीआईपी हो, क्लास के वीआईपी हो, क्योंकि आपका नाम पर्व है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग दिवाली कैसे सेलिब्रेट होनी चाहिए? घर बैठो बस, वो तो 6-7 महीने से बैठे ही हैं। अच्छा चल ठीक है, बैठ जा। हाँ सृजन, पीसफुली मतलब नो बम पटाखे, तो तू कोई बम पटाखे नहीं बजाने वाला? बजाता ही नहीं है? बहुत बढ़िया, कोई भी नहीं, सब बजाते हैं। अच्छा चलो गुड। और क्या कुछ खास मतलब सोसाइटी के लिए मैसेज? अरे चल बैठ जाओ। हरप्रीत जी आप बताइए, आपने कभी डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन्स में, स्पीचेस में पार्टिसिपेट किया है ना, तो कुछ तो तब का याद होगा कि ये बताना चाहिए, या आपके अपनी ओपिनियन हो कुछ? कैंडल वगैरह और बम पटाखे नहीं जलाने चाहिए, ठीक है, और ये तो सभी कह रहे हैं, रंगोली वगैरह बनानी चाहिए। आपका चाइनीज पटाखों के बारे में और चाइनीज लड़ियों के बारे में क्या विचार? अब तो ऐसे ही हो गया है, तो वोकल फॉर लोकल, बट नहीं चल पा रहा ना उतना, चल पा रहा है मार्केट में। अगर आप जाओ अभी भी, मतलब आई यूजुअली टॉक टू अ फ्यू शॉपकीपर्स कि भाई साहब आप जो सारा माल चाइना से इंपोर्ट करते थे क्या अभी भी हो रहा है? तो कहते हैं कि हो रहा है लेकिन कॉस्टलियर हो गया। वही एक ही बात है ना, मतलब अभी भी हो रही है चीजें लेकिन कॉस्टलियर। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ऐसा करवा रही है, गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन मेक आउट कर दिया, तो जो ऑफिसर उसको कैरी आउट करते हैं वो गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। हरिप्रिया आपके क्या विचार है दिवाली को लेकर? सेम सारा कि हमें घर में बैठना चाहिए, शांति से मनाना चाहिए, और दिए जलाने चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए। मुझे लगा कुछ खाने पीने के बारे में डिस्कशन होगा, मिठाइयाँ मिठाइयाँ, क्या कह रही है? आते ही, ठीक है। इधर से कोई स्पेशली कुछ कहना चाहता हूँ? हाँ आप काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो, बोल एनीबडी फ्रॉम एनीबडी डूइंग क्लास ऑनलाइन, आप भी फ्री है, अपना कोई सजेशन देना चाहे तो? चिल्ड्रन डे मनाना चाहिए, चिल्ड्रन डे, ये तो इस बार छूट ही गया। क्या करनी चाहिए? सोन पापड़ी नहीं बांटनी चाहिए, उसके ऊपर तो बहुत सारे मीम्स बनते हैं, अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है आपने मुझे दे दी, मैंने इसको दे दी, वही वाली वही चल गई, तो ये दिक्कत है। हाँ मैच तो करवाना था, ये इलास्टिक बिहेवियर नहीं खत्म हो रहा, करे क्या? करेंगे, कोई बात नहीं। तो हर्षित आप कुछ कहना चाहते हैं?
सबके पास इक्वल राइट्स हैं। ओहो ये बात हुई ना, ठीक है। तो हमें अटैक स्कूल दिस दिवाली, बहुत बढ़िया, मतलब बम पटाखे लेके पहुंचो स्कूल के बाहर और ऐसे करके शू, है ना? तो ज्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या होता है देखो, शादी में पटाखे बजते हैं ना, कुछ ना कुछ करें जैसे मर्जी, उसको भी छोड़ दो। अभी जो ये इलेक्शन हुए इतनी सारी जगह, क्या उसमें पटाखे नहीं बजे? हर जगह बहुत सारे, वो अलग चीज है, वो तो अलग चीज है। अभी हम इस वाले पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम वाइंड अप करेंगे। आप में से कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। सिर्फ इतनी सी बात है, जो ये कहते हैं अपनी खुशी को दबाकर और सामाजिक तौर पे अच्छे दिखने के लिए जो कहते हैं कि बम पटाखे नहीं बजाने चाहिए, तो थोड़े बहुत बजा लो। और जैसे सृजन है कह रहा है कि अब तो हम बड़े हो गए, हमें क्या बम पटाखे बजाने हैं, तो वो ठीक है। हाँ मतलब जिसका मन ही नहीं करता वो बेस्ट है, और जिसको लगता है, जिसके मन में थोड़ा थोड़ा रह जाता है, वो क्या करो, वो छोटे छोटे आते हैं ना पॉप वो लेके बजा लिया। चलिए ठीक है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अपने घर पे सर कुछ नहीं है सर, बजे चाहिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हाँ बजाने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मैं ये करूँ थोड़े से कम। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प जरूर करना, घर आपका भी है, साफ सफाई रखने में, राइट? चलो बहुत बढ़िया, जिसने हेल्प करवाई है बहुत ही अच्छा, नहीं करवाई तो जरूर कराना। और मेरी बात याद रखना, जब हम ट्यूसडे को मिलेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी होनी चाहिए कि यार फिजिक्स तो बहुत ही आसान होती है, मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, पढ़ के भी आना, राइट? चलिए फाइन, थैंक यू वेरी मच।